जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सी सैट से रिलेटेड वीडियो है, उसी की एक सीरीज चला रखा है मैंने। देखिए इसके पहले ये छठवां है, इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, देख लीजिए उसको। वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसकी लिंक भी मैं दे दूँगा, यहाँ शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए वो सीरीज़ आप ये जो इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं कंटिन्यूएशन में देखिए, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और बेहतर कर पाएंगे आप सी सैट में। अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ इतना अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सी सैट में सफलता प्राप्त होगी, और आपका जो सी सैट में जो फेल्योर हो रहा है या 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट से अगर कहीं रुक रहा है तो वो नहीं रुकेगा। ठीक है, देखिए ये अनुभव के दम पर मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, तो आप उसको समझिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सी सैट में बहुत बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, बहुत बच्चों को निराशा हाथ लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाई जाए जिससे कि कम समय में, बहुत ही कम समय में और टू द पॉइंट पढ़ के आप 40% नंबर ले आएँ। वैसे तो 33% ही है पासिंग मार्क, लेकिन मैं 40% इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस जो आयोग है, ठीक है, यूपी पीसीएस एक ऐसा आयोग है जिसमें बहुत ही मतलब अनिश्चितता है। अनिश्चितता कहने का मतलब ये है कि जब आंसर की आती है तब आपके मान लीजिए 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, आप खुश हैं कि मेरा तो 35 सही हो रहा है, बढ़िया है। लेकिन जैसे ही जब रिजल्ट आता है पता चलता है कि आपका रोल नंबर है ही नहीं, प्री आपका क्लियर नहीं हुआ है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद जब मार्कशीट आती है, और मार्कशीट में आपको पता चलता है कि GS2 जो कि सी सैट है ना, सामान्य अध्ययन जो पेपर 2 है, उसमें आपके 32 नंबर सही हो रहे हैं, 32 क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी 32 नंबर मिले हैं आपको। तो आपकी मतलब क्या है, पैरों तले वो ज़मीन आपकी खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि आपने तो 35 नंबर 35 क्वेश्चन सही माने थे टोटल, लेकिन ऐसे क्या हुआ? तो ये यकीन मानिए आप, इस तरीके की जो वारदात है वो कई सारे बच्चों के साथ हुए हैं। इसलिए मैंने इसीलिए बोला कि कम से कम आप 40 क्वेश्चन के आसपास सही कीजिए। ठीक है, 38, 39, 40, 2-3 प्रश्न आप ये मान के चलिए, 3 प्रश्न आप बलिदान, मतलब ये मान के चलिए कि ये मैंने बलिदान कर दिया। बलिदान करने का मतलब ये हुआ कि आप आयोग को दे दीजिए, क्योंकि आयोग ऐसे प्रश्न बनाता ही है, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई जो है ऑब्जेक्शन, जब आंसर की आती है उसमें ऑब्जेक्शन आता है, अपील करते हैं बच्चे, और फिर वो या तो डिलीट कर देते हैं या तो नंबर उसका मतलब गलत आंसर, उसको दूसरा आंसर चेंज हो जाता है। तो लेकिन वो आपका फिर फाइनली आपका जो नुकसान है वो डैमेज कर देता है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप कम से कम 40 क्वेश्चन, 40 प्रश्न तक आप हल करके ले जाइए, और जो 40 प्रश्न करिए वो एकदम डेड श्योर, मतलब 100% आपके वो सही होने चाहिए, इस तरीके से करिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आज जो टॉपिक है वो आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल जो एबिलिटी है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, तो इस टॉपिक पर कुछ बात करूंगा, कुछ बताऊंगा क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, प्लस कुछ जो PYQs हैं, PYQ जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से उनको हल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार। बच्चों में पता है, बच्चों में बहुत ही सीसैट को लेकर बहुत मतलब अन जैसे क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ही डर पैदा हुआ है। वो डर को ख़त्म करना है। ठीक है, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रीजनिंग वगैरह में क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। देखिए रीजनिंग में, वैसे तो रीजनिंग देखा जाए तो एक तो वर्बल होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, देखा, समझा होगा, अगर नहीं जाना तो जान लीजिए, वर्बल, और एक होती है नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल, ये वर्बल हो गई एक, वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो वर्बल में क्या है, जैसे जो शब्द जहाँ पे जिस रीजनिंग में शब्दों के आधार पे, यानी कि वहाँ पे आपको शब्द रहेंगे और उनसे उनके साथ आपको खेलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कुछ प्रश्न दिया रहेगा, उसमें चीज़ें बताई रहेंगी, वो सब रहेगा। नॉन वर्बल में आपको जो देखिएगा फिगर वगैरह रहता है ना, ये 4 ऐसे बॉक्सेज रहेंगे, ऐसे बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आकृति रहेगी, इसमें कुछ कुछ रहेगी, इसमें फिर यहाँ बोलेगा इसमें कौन सी आएगी। ये क्या है, ये सब नॉन वर्बल हैं, बड़े भयंकर भयंकर टाइप की आती हैं। ठीक है, SSC और जो बैंक PO ये सब जो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन सीसैट में इस तरीके के प्रश्न बहुत कम देखने को, रेयरली ही देखने को मिलते हैं, और आएगा भी ये नॉन वर्बल वाली तो बहुत ही सिंपल आती हैं, मतलब इतनी सिंपल रहेंगी कि वो आप देख के आराम से कर सकते हैं उनको। वैसे चांसेस कम ही रहता है, नॉन वर्बल वाली ही ज़्यादा, ये वर्बल वाली ही आती हैं। यानी वर्बल में भी जो आपकी इस तरीके के प्रश्न हो गए ना, ये ब्लड रिलेशंस, ठीक है, कैलेंडर वाले, ये है ना, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, जो वर्ड में देखना आप जंबल वर्ड्स, ये सब इस टाइप के आते हैं प्रश्न। इसमें तो डाइसेस से भी नहीं आते हैं, खैर ये पूरा मतलब वैसे बता रहा हूँ आपको, जो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछता है, पक्का पूछता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप
एक मैंने मतलब एक छोटा सा आपको ब्रीफ समरी दिया आपको कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है रीजनिंग में। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अभी तक आपने शिल्पी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व वाला है या अनसॉल्व जो भी है वो अगर नहीं खरीदा है तो प्लीज़ 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 उसको खरीद लीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो वो ज़रूर खरीद लीजिए आप, ठीक है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में ये भी आता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक जिसमें कि नंबर्स और दियर रिलेशंस, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड, ये सब ये भी है इसमें आता है, ठीक है। तो ये जानकारी रखिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ये वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस बुक की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ले लीजिए यार। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसके लिए कि ये वाली खरीद लीजिए आप। PYQ अगर आप लगाते हैं ना तो आप यकीन मान के चलिए कि इन्हीं PYQ में से 100 प्रश्न आते हैं CSAT में, इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपको मोर देन 50% प्रश्न जो है इसी से मिल जाएंगे, मोर देन 50% मैं बता रहा हूँ। और उतना ही आपको चाहिए, उतना ही चाहिए आपको, बाकी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप खरीद लीजिए अगर आपने नहीं खरीदा। चलिए शुरू करते हैं, हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो PYQs हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए ये जो प्रश्न है, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग वगैरह हो, इनमें क्या है, आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए मैं कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट होगा तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे नंबर वाला सिस्टम आता है ना, जो ब्लैंक कुछ नंबर सीरीज दी रही होगी, तो उसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इन द सेंस ये हुआ कि अब आगे किस सीरीज में नंबर चल रहा है वो कोई वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको समझने वाली बात है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, मतलब टाइप विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, उससे आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप होगा। और वो थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है कि आप PYQ देखिए, और PYQ देख करके आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ें मतलब इसी तरीके से आती हैं और इनको हमें ऐसे हल करना है। तो वो चीज़ मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप PYQ वाली किताब जो है ले लीजिए। देखिए जैसे ये एक प्रश्न है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, तो अब इसमें क्या है, आपको पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा, ठीक है। हो सकता है कि नंबर थोड़े से इधर उधर हो जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आप लगाए रहेंगे, प्रश्नों का हल किया रहेगा आपने, आप अगर उसको हल पिछले कुछ समय से अगर आप हल कर रहे हैं तो आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अब इसमें बताया है कि 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, अब आप इसमें दिमाग लगाइए। 4 बच्चे बैठे हैं तो पंक्ति में बैठे हैं, अब बोल रहे हैं कि ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, यानी कि अब ए कहाँ बैठा है, बी के बगल, यानी कि ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। अब सी के बगल में, लेकिन सी के बगल में नहीं है, यानी कि जो ए है वो बी के तो बगल में है लेकिन सी के बगल में नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि सी कहीं इधर होगा, एक आध कोई बीच में और होगा इसमें। देखिए यदि सी डी के बगल में है, यानी कि डी के बगल में बोल रहा है, तो यानी यही होगा ये डी। अगर आप दिमाग में थोड़ा जोर डाल के सोचिए कि भाई इसके बगल में तो बोल रहा है कि ए होगा, लेकिन सी के बगल में नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है इसके बीच में कोई ना कोई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये इसके बीच में डी आएगा, और ये बोल भी रहा है। तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है, तो डी के अगल बगल, यानी कि अब ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको डी के अगल बगल वाले में। तो अगल बगल वाले में ऑप्शन देखिए आप, क्या ए, यहाँ ए बी और सी। तो डी के अगल बगल आपका इसमें देखिए डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है, अगल बगल की सीट पे तो भाई ए भी है यहाँ पे देखिए, और सी भी है इधर, है ना, अगल बगल तो यही हो गया। तो ये दोनों दोनों इसमें आंसर हो सकता है, ए और सी, ठीक है। ये इसी तरीके से आप याद रखिएगा इसको, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, यदि सी के बगल में डी बैठा है तो डी, हाँ ये भी ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दोनों दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ये आप हल करिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये कैलेंडर वाला, ये सारे PYQs ही हैं। देखिए कैलेंडर वाले में कैसे हल करते हैं हम। ये दिया गया है कि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है, ठीक है, रविवार कब है, 25 मई को। उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या है कि आपको जो महीने में जैसे जो दिन बच रहे हैं और जो दिन मतलब हैं, यानी कि जैसे ये 25 मई को बता रहा है, यानी इसमें अभी दिन कितने बचे हुए हैं, मई कितने का होता है, 31 का होता है, तो यानी कि 6 दिन इसमें बच रहे हैं आपके, ठीक है। प्लस अब आप देखिए मई के बाद क्या आता है, जून में 30 दिन, ठीक है, जुलाई में 31 दिन, ठीक है, फिर अगस्त में भी 31, फिर आपके सितंबर में 30, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवंबर में 30,
और बोल रहा है कि 25 दिसंबर को, यानी कि वो जो 25 है वो भी ऐड होगा आपका 25। अब आप इनको सबको जोड़ लीजिए, इनको सबको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए जोड़ लीजिए, इसको जोड़ के देखिए, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 214 आएगा, ठीक है, ये 214 दिन आएगा। यानी कि 25 मई से लेकर 25 दिसंबर तक कितने दिन हुए टोटल, 214 दिन। इसी तरीके से हल करना है इस चीज़ को, ठीक है, ये ऐसे ही आता है वहाँ पे, बहुत भारी भरकम वाला नहीं आता है, ऐसे ही रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो 214 दिन को आपको, क्योंकि आप एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो इसलिए इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 त्रिक 21, ये कट गया, 21 बचा कितना 4, यानी कि 7 21 तो ये कट गया, यानी कि ये 3 ये हो गया 30 सप्ताह हो गया, ठीक है, ये 30 सप्ताह हो गया। उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि 30 सप्ताह और 4 दिन, तो ये 25 मई को क्या था, रविवार, रविवार से आगे 4 दिन है ना, यानी कि ये रविवार से आगे 4 दिन जो है वो आपका आएगा वही 25 दिसंबर को आपका ये पड़ेगा, क्या 25 दिसंबर को वही दिन पड़ेगा। तो कौन सा, मान लीजिए जैसे रविवार के बाद गिनिए तो क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, वेडनेसडे और ये थर्सडे। तो 4 दिन बाद कौन सा, चौथा दिन कौन सा पड़ रहा है इसके बाद, तो ये थर्सडे पड़ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बृहस्पतिवार। देखिए इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। ये जैसे मैंने बताया वो दिन आपको काउंट करने हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे, जो नंबर ऑफ डेज आएंगे उसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक है, और 7 से डिवाइड करने के बाद अगर ईयर, ये तो सेम ईयर में हुआ, अगर ईयर भी परिवर्तित हो जाए, मान लो कि यही अगर बोल देता कि इस साल में, मतलब मान लो 2022 में 25 मई को ये था रविवार, तो 2023 में 25 दिसंबर को क्या होगा, तो इसमें आपको अब पूरा का पूरा साल जोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसमें 365 दिन या 366 दिन, दो ही तो होते हैं, अगर वो उसमें फरवरी 29 की हुई तो 366 दिन हो जाएंगे, लीप ईयर जिसको बोलते हैं, ठीक, तो वो ऐड करके आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जितना आएगा, जो लेफ्ट ओवर बचेगा है ना, जितना जो लेफ्ट ओवर बचेगा, 1 दिन 2 दिन, वो जो बचेगा रिमाइंडर जिसको कहते हैं, वो जितना बचेगा उससे, उस दिन से आगे, यानी जो दिन दिया रहेगा, जो दिन आपको मालूम है, उस दिन से उतना आगे आपको जोड़ लेना है, वही वाला दिन जो है वो जिस डेट को पूछा गया है वही पड़ेगा उस दिन, ठीक है, वही इसमें मैंने किया। 25 मई से 25 दिसंबर के बीच जितने दिन थे उनको मैंने काउंट कर लिया, तो 214 दिन आए, फिर मैंने उसको टोटल मतलब 7 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि भैया ये 21 तो सब खत्म हो गया, ठीक है, बचता कितना है 4, यानी कि 7 तारीख 30 सप्ताह तो हो गया ये, और 4 दिन और आगे बच रहे हैं, यानी कि 4 दिन आगे का मतलब ये हुआ कि रविवार से 4 दिन आगे और ले लिया तो बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है, इसी तरीके से ऐसे किया जाता है ये, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अनन्या कृष्णा अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक, इसमें कुछ है नहीं, आपको बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा मतलब प्रश्न है नहीं, सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं, तो अनन्या अंग्रेजी बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है, तो एक जगह लिख लीजिए अनन्या ए करके, तो ये क्या बोल सकती है, ये अंग्रेजी यानी इंग्लिश, हमने ई लिख लिया, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रेड कर लें क्या, ठीक है, थोड़ा इसको रेड कर लिया हमने, दिखेगा ए जो है वो, ए आपका ए इंग्लिश है ना, ठीक है, ये लिख लिया। अनन्या कृष्णा, कृष्णा का भी लिख लीजिए, कृष्णा भी अंग्रेजी बोल सकती है, तो दो का हमें पता चल गया, ठीक है। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी बोल और लिख सकती है, ठीक है, तो इसमें अर्चना और बुलबुल दोनों आ गई, ये बुलबुल हो गई, ये अर्चना हो गई, ए आर लिख लिया क्योंकि ऊपर वो अनन्या है, तो इनका भी लिख लो, हिंदी है ना, हिंदी हो गई है, और ये अर्चना जो है वो भी हिंदी हो गई, ठीक है, हिंदी, ठीक है, एच ई लिख लेते तो भी काफ़ी है। अर्चना अनन्या से बंगला नहीं समझ सकती, अर्चना जो है वो अनन्या से बंगला नहीं समझ सकती, कहने का मतलब है कि इसको, अर्चना को बंगला नहीं आती और इसको आती है, तो यहाँ पे बंगला भी लिख लिया हमने, इसको देखिए पढ़ने से समझ में आ जाएगा, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा वो चीज़, ठीक है, ये नहीं समझ सकती कहने का मतलब उनको आती है, इसको नहीं आती है। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है, तो जो बुलबुल है वो अनन्या से हिंदी में बात करती है, यानी कि वो हिंदी समझ सकती है, तो हिंदी यहाँ भी हो गई, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा कैसे लिख रहा हूँ मैं, किस चीज़ों को कैसे समझा रहा हूँ आपको मैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ तक हो गया, अब ये कहाँ गई, हाँ,
कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला बोल और समझ सकता है। कहने का मतलब ये है कि इन चारों में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन है जो कि वो अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, हिंदी और बंगला बोल और समझ सकती है। तो भैया एक ही तो है इसमें, ये अनन्या ही है जो कि तीनों चीज़ दिख रही है, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि किसी को हिंदी नहीं समझ में आती, किसी को बंगला नहीं समझ में आती, ठीक। तो ये अनन्या हो गई। इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा और आप उसको कर भी पाएंगे। देखिए, जैसे इसमें पूछा है कि किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट 253 पर बैठा है। तो गोपाल की जो सीट है वो किस पे बैठा है, वो 253 पे बैठा है, ठीक है, मान लिया हमने, क्योंकि वो बता रहा है। रीना गोपाल के दाईं ओर सीट 250, तो इसका जो दाहिनी ओर होगा ये होगा, यानी इधर 254, इस पे ये गोपाल हो गया, यहाँ लिख दीजिए गोपाल, यहाँ लिख दीजिए ये रीना। ऐसे ही वहाँ भी सॉल्व करना है आपको, थोड़ा स्पीड से करना है। यहाँ समझाने के लिए आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में रहेंगे तो वहाँ पे आपको फटाफट करना है। ये लिख दिया 253, उसके बाद गोपाल आ रहा है, ऐसे रीना मीना करके पूरा, मतलब बहुत तेज़ी से करना है, नहीं तो आपको समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। गोपाल के बाएं, यानी कि इस तरफ, इधर ये दाहिना हो गया, ये दाहिना पे इधर रीना बैठी है, इधर बाएं रमन बैठा है, रमन, ठीक है। तो यानी कि ये इधर 254 हो गया। इशिता रमन के बाएं बैठी है, यानी इसके भी बाएं यहाँ पे इशिता हो गई, इशिता, ठीक। तो इसमें जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि इशिता किस सीट पर बैठी है। तो देखिए यहाँ 253 है, ये 254 है, तो इधर क्या होगा, यहाँ पे 252 होगा और यहाँ पे क्या होगा 251 होगा कि नहीं होगा। मतलब इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस एक सिंपल सा दिमाग लगाने वाली बात है। तो इशिता किस सीट पर बैठी है, तो ये 251 पे बैठी है। तो इसी तरीके के प्रश्न वहाँ भी आएंगे जब परीक्षा में, क्योंकि ये PYQ है। तो आप PYQ के बेस पर ही आने वाले जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं उनको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो आते हैं। हो सकता है कि थोड़ा ये सीट नंबर चेंज कर दे, या कहो यही सीधे सीधे प्रश्न दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए ये वाले प्रश्न हैं, इनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको इसमें गोला वोला भी बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे, और इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए कैसे करते हैं इसको, हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका समझिए आप, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो समझिएगा। जैसे इसमें क्या बोल रहा है वो चीज़ ऐसे समझते जाइएगा। कुछ पक्षी हाथी होते हैं, इसमें बोल रहा है कि कुछ पक्षी जो है वो हाथी होते हैं, यानी कि ये मान लो ये पक्षी हैं, ठीक है, ये पक्षी हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप बर्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया बर्ड, बी लिख रहा हूँ सिंबॉलिक, ठीक है। और बोल रहा है कि कुछ पक्षी हाथी होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ एक बनेगा जिसमें कि आपको ये एलिफेंट आ जाएगा, ये एलिफेंट हो गया और सिंबॉलिक, और ये वाला जो पार्ट होगा ये मतलब इसमें कॉमन हो गया, ये कुछ पक्षी हाथी हो गए, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं, यानी कि सारे हाथी सफ़ेद नहीं है, कुछ ही है। तो यहाँ पे आप ये ऐसे ही एक राउंड और बनाइए, ये वाइट हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ हाथी जो है वो सफ़ेद हो गए कि नहीं हो गए सफ़ेद, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये जो कथन वाला चीज़ था वो पूरा हो गया। अब इसके जो अनुकरण है, ये अनुमान जो है, जो ये अनुमान है, इसको पढ़िए आप। इसी जो ये जो फिगर बनाया ना मैंने, यही फिगर आपका इसका जो क्या कह सकते हो मौलिक चीज़ है ये, यानी कि इसी को समझने के बाद ही आप ये जो अनुमान है वो चीज़ निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, तो इसमें जो बोल रहा है कि कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, तो क्या ये जो पक्षी वाला है, ये जो बर्ड वाला है, ये व्हाइट पे ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो आपका जो अनुमान हो गया वो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, वो देखिए, ये जो मैंने बनाया है आपको, ये भाई यहाँ सफ़ेद यहाँ लिखा मैंने, ये हाथी हो गया, बीच वाला ये हाथी हो गया एलिफेंट, और ये बर्ड हो गया। तो बोल रहा है कि कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, लेकिन पक्षी सफ़ेद कहाँ, ये तो सिर्फ हाथियों को बोल रहा है कि कुछ हाथी सफ़ेद हैं, यानी इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। बाकी ये पक्षी वाले जो बर्ड वाला ये जो गोला बनाया मैंने, इसमें तो कहीं टच ही नहीं हो रहा है। समझ में आया, ठीक। तो ये वाला पहला वाला आपका गलत हो गया। अब देखिए कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं, तो ये सफ़ेद जो है पक्षी से कहीं दूर दूर तक इसका जो मतलब संबंध है वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ये आपका दोनों गलत हो गया, ठीक है। ये इसमें ना तो ए अनुमान सही है और ना ही बी। इसी तरीके से करना है। देखिए अगर आप सर्कल नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे आप सर्कल बनाते जाइए कि भाई हमने पहले बनाया कि ये बर्ड हो गया। मैं थोड़ा इसमें समझा रहा हूँ, आगे ऐसे जो प्रश्न होंगे ना उनमें सब नहीं बताऊँगा, एक दो करके बता दूंगा आपको। बाकी आप, मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसको आप वहाँ से करिएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने ये बर्ड हो गया ये, ठीक है, ये पक्षी हो गया, है ना। फिर बोल रहा है कि इसमें कुछ हाथी हैं, तो ठीक है, ये हाथी एलिफेंट हो गए, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ओवरलैप कर रहा है, ये
कुछ पक्षी जो है वो हाथी होते हैं, लिखा हुआ है इसमें। कुछ हाथी सफ़ेद, तो यहाँ पे एक सफ़ेद वाइट का ये बना दो, वाइट, और ये वाले हो गए कि ये भाई कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। अब इसमें जो बोल रहा है अनुमान में कि कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, तो कहाँ पक्षी और सफ़ेद में कोई संबंध दिख रहा है? दूर दूर तक बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये गलत ही हो गया ये। फिर दूसरा बोल रहा है कि कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं, तो ये सफ़ेद, ये वाला पोर्शन जो सफ़ेद है और ये वाला आपका बर्ड, तो ये दोनों में कहीं जो संबंध ही नहीं है, तो कैसे सही होगा? तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ये वाला प्रश्न भी है, देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, इसमें बताया गया है। कैसे बताया गया है? देखिए कि इसमें प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी, यानी कि एक बड़ा गोला बनाइए, उसके अंदर मंत्री, ये मिनिस्टर हो गए, यानी कि ये मंत्री, एम ऐसे लिख देते हैं माँ के ऊपर ये अनुस्वार, और ये आपका क्या हो गया, ये विद्यार्थी हो गए, यानी कि स्टूडेंट, ये विद्यार्थी हो गए, वी लिख देते हैं, ठीक है। ये मंत्री हो गए, ये बाहर वाला जो विद्यार्थी है गोले के अंदर मंत्री, क्योंकि ये ऐसे बोल रहा है प्रत्येक मंत्री जो है वो विद्यार्थी होता है, तो गोला बनाया हमने बड़ा विद्यार्थी का, उसके अंदर मंत्री कर दिया छोटा, ठीक, एक हो गया। फिर बोल रहा है प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है, यानी कि एक ऐसा गोला बनेगा बड़ा जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को कवर कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अनुभवहीन हो जाएगा, है ना, अनुभवहीन, ठीक है। समझ में आया कैसे बना रहा हूँ मैं? चीज़ों को समझते चलिए, इसी तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे प्रश्न को, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये हमने बना लिया, तब आप पढ़िए कि जो अनुमान है, अनुमान, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर सकते हैं, तो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं ना, छोटा बनाए तो थोड़ा ये दिखे भी, अनुमान भी दिखे। ये मान लीजिए ये विद्यार्थी हो गया, ठीक है, इसके अंदर छोटा सा मंत्री, ये विद्यार्थी, है ना, ये वाला छोटा वाला मंत्री, क्योंकि मंत्री, सभी मंत्री जो है विद्यार्थी हैं, और ये वाला बड़ा वाला जो हो गया ये अनुभवहीन हो गया, है ना, अनुभवहीन। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। अब बोल रहा है इसमें अनुमान, देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है, तो देखिए सब कुछ कवर कर रहा है कि नहीं कवर कर रहा है इसमें? भाई ये जो बाहर वाला जो सर्किल है वो सब कुछ कवर कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक जो मंत्री है वो अनुभवहीन होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक अनुभवहीन विद्यार्थी होता है, तो प्रत्येक अनुभवहीन विद्यार्थी होता है, ऐसा तो कहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना, अनुभवहीन विद्यार्थी होता है, ऐसा तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। आपका जो सही होगा वो होगा केवल ए, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्नों को हल करना। आगे देखते हैं, देखिए इसमें देखिए कोई बल्ला गेंद नहीं है, यानी कोई बल्ला गेंद नहीं है, तो एक मान लो ये यहाँ पे, ये मान लो ये बैट हो गया, ये बल्ला हो गया, ठीक है, ये बल्ला हो गया, और ये यहाँ पे गेंद हो गई। तो इसमें क्योंकि वो अलग अलग बोल रहा है, कोई बल्ला गेंद नहीं है, यानी ये बल्ला अलग हो गया, ये गेंद अलग हो गई, ये बल्ला अलग हो गया, ठीक, दोनों अलग अलग मैंने बना लिया। कोई गेंद विकेट नहीं है, यानी कोई गेंद विकेट नहीं है का क्या मतलब हुआ कि हम ये मान के चलते हैं कि कुछ बल्ले जो है वो विकेट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, विकेट होंगे वो, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इससे तो कोई इसका संबंध, गेंद से तो इसका कोई संबंध है नहीं, तो ये मान के चलिए, ठीक। अब अनुमान पढ़ लीजिए, कोई गेंद, कोई बल्ला विकेट नहीं है, कोई बल्ला विकेट नहीं है, कैसे नहीं है, होगा, तो ये पहला वाला गलत हो गया आपका, कोई बल्ला विकेट नहीं है तो ये वाले, है ना। सभी विकेट बल्ले हैं, तो सभी विकेट तो बल्ले नहीं हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका कथन, जो अनुमान है, इसमें दोनों गलत हो गए, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ना तो ए और ना ही बी, ठीक, समझ में आ गया ये। इसी तरीके से आप करिएगा, ये वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, जो अलग टाइप का दिखेगा उसको मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये देख लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला, ये थोड़ा सा अलग है, अलग मतलब वो उस तरीके से जो रीजनिंग थी उसमें, उससे अलग है ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे अच्छा, ये अलग तो नहीं है, जैसे पहला वाला अनन्या और अर्चना वाला जो हिंदी इंग्लिश बंगला वाला जो प्रश्न बताया था पहला ही, उसी तरीके से है, तो इसको भी कर लीजिएगा आप, उसी बेस पे है ये। पहले लिख लीजिएगा ABCDE जितने हैं, फिर उनमें देखिएगा कि कौन कौन क्या क्या खेलता है, कौन हॉकी खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है, कौन टेनिस खेल रहा है, कौन क्या खेल रहा है, वो सब लिख लेना, फिर आ जाएगा उसको। अगला देखते हैं कैसे। ये भी वैसे ही है, जो अभी मैंने जो पैटर्न बताया है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा भैया, नहीं प्रैक्टिस करेंगे नहीं आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी से। ये भी वैसे ही है, हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, है ना, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 25 अंग्रेजी के वर्ण नीचे लिखे गए हैं, ठीक है, ये लिखे गए हैं ये सारे। इसमें बोल रहा है कि यदि इन सभी को वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, यानी ये जैसे लिखे हुए हैं, अभी तो ये जंबल लिखे हुए हैं, यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, है ना, कोई किसी का जो निश्चित प्लेस होना चाहिए कि ABCD ऐसे करके तो लिखा नहीं है, ये तो जैसे जहाँ मन में आया वो लिख दिया है। अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर इनको हम, जैसे इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है A से लेकर के Z तक,
तो उसके अनुसार अगर हम लिखें तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये है ना, ये जो लिखा हुआ है, अगर इसको हम ABCD करके ऐसे लिख दें सब, तो इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर होगा जिसका कि स्थान नहीं बदलेगा, वो अपने स्थान पे ही रहेगा, जैसा कि यहाँ पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको जिसे नंबरिंग कर लीजिए। कैसे, मैं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 ऐसे करके सारा इसमें नंबरिंग कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने 25 वर्ड हो गए, है ना। ठीक है, इसमें 25 वर्ड हो गए ये। तो इसको जब लिखा इसमें, इसको यहाँ नंबरिंग कर लिया। ठीक है, अब देखिए जब हम ABCD अगर पूरा ऐसे लिखते हैं ABCD E, है ना, EFGHIJK, तो XYZ तक पूरा लिख लीजिए। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा स्थान आएगा, कौन सा नंबर आएगा जिसका आपका ये नंबर जो है वो जगह नहीं बदलेगा। तो इसमें जो आएगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो W है ना, WXYZ, इसका स्थान नहीं बदलता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, ये आपका जो W है ये स्थान वही रहेगा जो आपका, अगर आप ABCD ऐसे लिखेंगे ना तो उसमें भी वही आएगा, W का स्थान क्या आएगा 22। उसके बाद XYZ, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हल करना है। देखिए ये जितना आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझाया हुआ चीज़ वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न मैंने नहीं करवाए उनको आप हल कीजिएगा, हल करके बताइएगा आप आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कहीं भी डाउट होगा तो आप ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा यार, रिक्वेस्ट है ये, बच्चों में ये शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि बीच बीच में कॉल आ गई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने समझाने के बहुत प्रयास किया है। ठीक है, और भी 1 2 वीडियो ले आऊँगा मैं, जिसमें कि आपको इंग्लिश के बारे में चीज़ें बताऊँगा मैं, सामान्य इंग्लिश में कैसे करना है कि आपको सही हो जाए, आपके कम से कम 10 से 12 प्रश्न उसमें सही हो जाएँ। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न अगर आप इंग्लिश में भी सही कर ले जाएंगे, क्योंकि देखिए कॉम्प्रीहेंशन वाला आता है, उसमें पैसेज पढ़ के आपको उत्तर देने होते हैं, तो 5 नंबर तो वो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ के ठीक से पढ़ लेंगे उसको, 5-7 मिनट दे देंगे उसमें, तो आपके वो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक आता है, पैसिव एक्टिव पैसिव आता है, एंटोनिम सिनोनिम आता है। ठीक है, तो एंटोनिम सिनोनिम का तो पता नहीं कि कौन सा कैसा कहाँ से आ जाए, हो सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला है, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आप मतलब कॉन्सेप्ट समझ के बिल्कुल कर सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 प्रश्न आप इंग्लिश में कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा मैं, जनरल हिंदी के जो प्रीवियस PYQ हैं, प्लस जो इंटरपर्सनल स्किल के और जो अन्य चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, और जो PYQs हैं वो भी करवाऊँगा। बेसिकली वो बुक ज़रूर ले लीजिएगा यार, ठीक है, रिक्वेस्ट है ये। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। चलिए, जय हिंद।